हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले कक्षा 10 के मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह वायरल मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो हिंदी विषय के पेपर में आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। 801 DA कोड का मॉडल पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन दूंगा। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा, जिसका आप नमूना यहाँ पर देख सकते हैं। किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है, सारी चीजें क्लियर करा दूंगा आज के इस वीडियो में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को, इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में पेपर देते समय। 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करके देना है। मेरे प्यारे बच्चों, OMR शीट में आपको गोला काला करके प्रश्नों का आंसर भरना होगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। आगे आप लोग ध्यान दें, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है उसके सामने लिखा है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ ही करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आपको समय बिल्कुल नष्ट नहीं करना है। ये नहीं आपको प्रश्न का आंसर नहीं पता तो आप उसको लेकर बैठे रहें या उसका आंसर सोचते रहें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 70 में 70 का स्कोर करना है आपको। यदि 70 में 65 प्लस का भी स्कोर करना है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक एक चीज क्लियर कराता जाऊंगा मैं आप सभी लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के जो प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा, लेकिन जो खंड आ में प्रश्न आएंगे 20 प्रश्न होंगे, इसलिए पूर्णांक कितना रहेगा? 20 अंकों का रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न होगा कितने नंबर का? 1 नंबर का। और इस तरह से पूरे 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में सही तरीके से भर देते हैं। चलिए, पहला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक प्रश्न से मैं आपको एक और प्रश्न बताता चलूंगा, ताकि आप जो है 2025 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको। चलिए, यहाँ पर प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत राय कलम का सिपाही कृति यानी रचना के लेखक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही जो कि रचना है, और यह यदि प्रश्न आता है किस विधा की रचना है, तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न क्लियर हो गए ना। पहला, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यह मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद जी की
जीवनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा पर आधारित रचना है और जिसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तीसरा प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? तो उपन्यास, आप लोग ध्यान दें, ये जो है भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गोदान किस युग की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, गोदान किस युग की रचना है? तो गोदान जो है यह किस युग की रचना है? आप लोग ध्यान दें, यह है शुक्ल युग की रचना और गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं कौन कौन से? सेवा सदन, गोदान गबन, गबन गोदान और सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी उपन्यास हैं किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के। अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं? तो मेरी आत्मकथा जीवनी जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवनी है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। आप लोग याद रखिएगा। नीरजा के रचनाकार कौन हैं? अगला प्रश्न है, तो नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है और यामा भी महादेवी वर्मा जी की ही रचना है। नीरजा पर इन्हें 500 रुपए का पुरस्कार मिला था और यामा पर 1200 रुपए का पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को। द्विवेदी युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग की कालावधि या समय सीमा है, यहाँ पर राइट आंसर होगा सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो समय था यह द्विवेदी युग की कालावधि माना जाता है। और द्विवेदी युग में एक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन हुआ था जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादन किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, 1943 ईस्वी है। और तार सप्तक का प्रकाशन यानी संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया था। प्रश्न अगला है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की समय सीमा यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय शुक्ल युग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो यहाँ पर तुम बिन जियत पंक्ति का अर्थ समझिएगा, तुम बिन जियत यानी तुम्हारे बिना जीना बहुत दिन बीते, यानी तुम्हारे बिना जीना बहुत दिन बीत गए, तुम्हारे बिना जीते हुए। तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी से बिछड़ जाते हैं, उसके बिना जीना शुरू करते हैं तो आपको क्या होता है? दुख होता है। तो यहाँ पर रस कौन सा है? करुण रस है। चलिए अगला प्रश्न है, आहुति सी गिर चढ़ी पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो जहां पर किसी वस्तु
वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु से या व्यक्ति से समानता या तुलना की जाती है वहां पर होता है उपमा अलंकार। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मेरे प्यारे बच्चों, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आप लोग याद कर लेना इसको। चलिए अगला प्रश्न है, आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो आगमन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर होगा डी वाला ऑप्शन, दीर्घ आ। माता पिता में समास क्या है? तो माता है पहला पद और पिता है दूसरा पद। पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों की प्रधानता हो जहां पर वहां पर होता है द्वंद्व समास। यदि इनका विग्रह होता है तो क्या होगा? माता और पिता होगा। समास होगा तो माता पिता हो जाएगा। तो और विभक्ति का लोप हो जाता है जब माता पिता क्या हो जाता है? समास होता है। यानी माता और पिता जब समास होता है तो और विभक्ति का लोप हो जाता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो भू। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, धरा भी है, वसुधा भी है, लेकिन प्रसून जो है यह किसका पर्यायवाची है? फूल का पर्यायवाची है। राइट आंसर क्या होगा? प्रसून पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, युष्मद का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, त्वयी हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, तुमसे सोया नहीं जा सकता। वाक्य में वाच्य क्या होगा? तो तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य होगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, कर्मवाच्य। बी वाला ऑप्शन इसमें भी सही होगा। यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है अक्षर या वर्ण। विकल्प में होता वर्ण तो भी सही होता, चाहे अक्षर लिखा हो चाहे वर्ण लिखा हो, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपने देखा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को। चलिए अब बारी आती है खंड बा के प्रश्नों को हल करने की। वर्णनात्मक प्रश्न है और खंड बा आएगा 50 अंकों का। यहाँ पर प्रश्न है, आप लोग ध्यान दें, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश जो है लगातार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ गद्यांश है और 2024 में 2025 मेरे प्यारे बच्चों 2025 में भी ये गद्यांश आएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये गद्यांश है। अब इस गद्यांश के प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी कुल 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए कैसे लिखना है आपको बोर्ड परीक्षा में संदर्भ और कैसे अगले प्रश्न का आंसर लिखना है, सारी चीजें मैं क्लियर कराऊंगा। तो एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से लिखेंगे, कुसंग का ज्वर, और इस तरह से डैश डैश का निशान लगाएंगे। गद्यांश के लास्ट के शब्दों को लिख देंगे इस तरीके से। प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है अच्छे से। फिर आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे काले पेन से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक पाठ से
से लिया गया है। इसके लेखक, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जिसके नीचे मैंने लाइन खींची है, इसे आप काले पेन से लिखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब गद्यांश में रेखांकित अंश है क्या, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या क्या होगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह से हेडिंग डाल देना है आपको अच्छे से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि किसी भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, युवा पुरुष की संगति क्या होगा, युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनत के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी उसकी संगति तो वह उसे निरंतर उन्नत की ओर अग्रसर करेगी। ये हो गया इस गद्यांश का फुल सॉल्यूशन, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए अथवा में भी गद्यांश है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है ये भी आ जाए आपकी बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि एक गद्यांश आपको करना है, फिर भी मैं आपके दोनों गद्यांशों को सॉल्व कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश है यहाँ पर ईर्ष्या से बचने का मानसिक अनुशासन है, यानी ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है, मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखना है, फिर गद्यांश के लास्ट के शब्दों को काले पेन से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा आप लोग ध्यान दें, संदर्भ कैसे लिखना है इस गद्यांश का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा, के गद्य खंड भी काले पेन से लिखा जाएगा। में संकलित पाठ का नाम क्या है, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, पाठ का नाम भी काले पेन से लिखा जाएगा। नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है, आप लोग ध्यान दें। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डाल दीजिएगा। दिनकर जी कहते हैं कि मन ही उन विचारों से युक्त होता है जो ईर्ष्या को जन्म देते हैं। व्यक्ति मन को निर्मल रखे तो ईर्ष्या से मुक्त रह सकता है। यदि कोई ईर्ष्यालु है तथा इस विकार से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यर्थ की बातें ना सोचा करे। जिस दिन से उसके अंदर रचनात्मक तरीके से अपने ईर्ष्यालु बनने के कारण को दूर करने की जिज्ञासा आएगी उसी दिन
जिनसे वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। ये हो गई इसकी जो है व्याख्या। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर लेखक का कहना है कि ईर्ष्या से बचने के लिए व्यर्थ की बातें सोचना बंद करके अपने अभाव की पूर्ति का रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लिखिएगा इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का पद्यांश यानी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश है पहला, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है यह। अब कैसे लिखना है आपको? प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब इसके बाद पद्यांश जो भी होगा उसके शुरुआत के काले पेन से शब्दों को लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, चरण कमल बंदो, फिर डैश डैश का निशान लगाते हुए लास्ट के शब्द क्या है? बंदो तेहि पाई। फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डालना है। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी यानी कवि का नाम आपको काले पेन से, द्वारा रचित सूर सागर, इसको भी काले पेन से, नामक ग्रंथ से, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से के काव्यखंड भी काले पेन से लिखा जाता है, में संकलित पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम भी काले पेन से लिखना है। पद शीर्षक से उद्धृत है। अब प्रसंग भी लिखना है आपको पद्यांश में, क्योंकि लिखते हैं आप तो बड़ी अच्छी बात है। प्रसंग क्या होगा? इस पद्य में भक्त कवि, यहाँ पर कवि होगा भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। चलिए यहाँ पर पूरे पद्यांश की व्याख्या आप लोग ध्यान दें। सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है? तो ईश्वर की कृपा से, जब ईश्वर की कृपा होती है तब लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पद्यांश यहाँ पर जो अथवा में है। रानी मैं जानी अजानी महा, पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहूँ काजू अकाजू न जान्यो, कहो तिय को जेहि कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमिकै बनबासु दियो है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी सैल्यूशन लेकर के आ चुका हूं मैं आप सभी के लिए, तो एक बार शेयर कर दें आप सभी लोग इस वीडियो को। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। वैसे तो एक ही पद्यांश आपको हल करना है, लेकिन मैं यहाँ पर अथवा वाला भी हल करके बताऊंगा, ताकि ये भी यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो आपसे गलती ना हो पाए किसी प्रकार की।
प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा। यहाँ पर सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं यहाँ पर रानी मैं जानी अजानी महा, तो रानी मैं जानी अजानी, फिर डैश डैश डैश, लास्ट के शब्द क्या हैं, वनवास दियो है, काले पेन से लिख देना है। फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना है आपको। प्रस्तुत काव्य पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास, काले पेन से लिखा जाएगा। द्वारा रचित कवितावली भी काले पेन से लिखा जाएगा। से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, काले पेन से। के काव्यखंड भी काले पेन से। में संकलित वन पथ पर, शीर्षक का नाम भी काले पेन से लिखना है। कविता से अवतरित है। अब प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जो यहाँ पर प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं है, पूरे पद्यांश की व्याख्या है। गांव की एक महिला कहती है कि मैंने समझ लिया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी हैं, उनका हृदय तो पत्थर और वज्र से भी कठोर है। उधर राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और केवल स्त्री के कहने पर इन्हें वन में भेज दिया। किसको? राम लक्ष्मण और सीता को। ये तो इतनी लुभावनी मूर्तियां हैं कि इनके बिछुड़ने पर उनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवित रहे होंगे। हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य हैं, अर्थात सदैव दर्शनीय हैं, तो फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न है, किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ग्राम वधुएं कह रही हैं कि जिस रानी ने इन लोगों को वनवास दिया है उनका हृदय यानी उसका हृदय पत्थर की भांति क्या है, कठोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोगों को दिखाते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला गद्यांश है यहाँ पर, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका जो है आंसर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 3। सबसे पहले गद्यांश की शुरुआत के शब्द ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, काले पेन से आप लोग लिखिएगा, फिर डैश डैश का निशान लगाइएगा और लास्ट के शब्दों को लिखिएगा, भाषाया कारिता पारिता होगा। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी काले पेन से लिख देना, संस्कृत खंड भी काले पेन से लिख देना, के अंतर्गत वाराणसी पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा इसका, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर गद्यांश है, अथवा में मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। चलिए इसका भी आप लोग हिंदी अनुवाद देख लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण गद्यांश है। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए दोनों गद्यांश इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इनका जो है सरल हिंदी अनुवाद। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द, फिर डैश डैश डैश, लास्ट के शब्द काले पेन से। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति पाठ का नाम काले पेन से लिख देना, नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया, वही सब हमारी संस्कृति है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर चौथा प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
पहला पद्यांश है यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। मेरे प्यारे बच्चों 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद्यांश है। चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 4, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर। सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से लिखिए, फिर डैश 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 का निशान लगाते हुए लास्ट के शब्दों को इस तरह से लिख देना काले पेन से। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, हिंदी काले पेन से लिखना है, के संस्कृत खंड भी काले पेन से लिख देना है, के अंतर्गत भारतीय संस्कृति है, पाठ का नाम काले पेन से लिखा जाता है, नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। अर्थात सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। दूसरा यहाँ पर अथवा में भी यहाँ पर एक श्लोक है यानी पद्यांश है। चलिए इसको भी सॉल्व कर दें। सार्थः प्रवस्तो मित्रम, भार्या मित्रम गृहे सताः, आतुरस्य भिषक मित्रम, दानम मित्रम मरिष्यतः। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा। अब श्लोक के शुरुआत के जो शब्द हैं काले पेन से, फिर डैश डैश का निशान, फिर लास्ट के शब्द काले पेन से, फिर यहाँ पर संदर्भ काले पेन से हेडिंग डालना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, हिंदी काले पेन से, के संस्कृत खंड भी काले पेन से, के अंतर्गत जीवन सूत्राणि, पाठ का नाम काले पेन से लिखा जाएगा, नामक पाठ से उद्धृत है। अब हिंदी अनुवाद आप लोग क्या लिखेंगे। धन परदेश में रहने वाले का मित्र है, पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले का मित्र है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आएगा और जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप अपने जिले के अनुसार उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। 3 नंबर आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न दिए गए हैं। इसी तरह से पेपर में भी आएंगे प्रश्न, आप किसी एक प्रश्न का ही उत्तर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संक्षिप्त परिचय। जन्म कब हुआ इनका? सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? अगोना, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम इनके चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा इन्होंने इंटर तक प्राप्त की थी, आगे भी पढ़े थे। रचनाएं इनकी चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी हैं। और मृत्यु कब हो गई? 20 फरवरी 1941 ईस्वी को। मेरे प्यारे बच्चों इनका जीवन परिचय आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर रचना का नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जीवन परिचय क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली किंतु किसी कारण से छोड़ दी। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और
बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? चिंतामणि। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है आपको और उनकी रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा। तो सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये तीनों जीवन परिचय 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, क्या तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा। गोस्वामी तुलसीदास, संक्षिप्त परिचय इनका। जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। और इनकी भक्ति भावना कैसी थी? ये राम भगवान के भक्त थे, रानी राम भक्ति शाखा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रामलला, नहछू, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। और मृत्यु कब हो गई तुलसीदास जी की? 1623 ईस्वी में। चलिए जीवन परिचय क्या होगा इनका। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान जो है, कुछ विद्वानों का मानना है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ? दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब इनकी रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर ये श्लोक आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का उत्तर, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानाति सह पंडिता। ये जो है श्लोक नहीं आया है इस मॉडल पेपर में, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ये प्रश्न या तो 8 नंबर संख्या पर होगा या 10 नंबर पर, लेकिन आएगा जरूर। प्रश्न है यहाँ पर पहला, शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अथवा में भी एक प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर इसका जो है आंसर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 8 यहाँ पर अथवा मिसप्रिंट है, थोड़ा ध्यान दें आप लोग। सेवा में कैसे लिखना है आपको प्रार्थना पत्र? सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय यहाँ पर आपको डाल देना है महोदय, निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। नालियों में गंदा पानी फैल रहा है जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियां की फैलने की आशंका है। यानी बीमारियों की
फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। वह इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई रखने का आदेश दें। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दें आप लोग इस वीडियो को, ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। भवदीय प्रभाकर पांडे, अन्य व्यवसायीगढ़ चौक। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। दिनांक आप डाल देना, प्रयागराज यहाँ पर रहेगा। प्रश्नोत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, यानी वाराणसी नगरी जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, वाराणसी गंगायाः कूले स्थिता, यानी वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बीरः केन पूज्यते, बीरों की पूजा किसके द्वारा होती है। तो बीरः वीरेण पूज्यते, यानी वीर की पूजा वीर के द्वारा होती है। वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, यानी वायु से भी शीघ्र यानी तेज कौन चलता है। तो वातात शीघ्रतरम, यानी मनः वातात शीघ्रतरम अस्ति, मन जो होता है यह वायु से भी तेज चलता है। अगला है प्रश्न, विद्या केन वर्धते, विद्या कैसे बढ़ती है। तो यहाँ पर यह विद्या किससे बढ़ती है। तो अभ्यासेन विद्या वर्धते, अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आप लोगों को। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर जितने विषय हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान अभिशाप या वरदान। दूसरा विषय है प्रदूषण की समस्या और समाधान। तीसरा है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। चौथा है देशाटन से लाभ। और 5वां है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, इस विषय पर निबंध कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 10, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। रूपरेखा आपको हेडिंग डाल देना है। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का महत्व, विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण और उपसंहार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर पहली हेडिंग है प्रस्तावना। इसके अंतर्गत क्या लिखना है आप लोगों को, विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। विद्या ददात विनयम के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है। किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहाँ विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए, वहाँ घोर अनुशासनहीनता अपना दानवी दामन पसारे क्रूरता भरा अट्टहास कर रही है। चारों ओर उच्छृंखलता का ही बोलबाला है। न अध्यापकों में गुरु की महिमा है और न छात्रों का शील स्वभाव। दूसरा यहाँ पर दूसरी हेडिंग क्या है, अनुशासन से तात्पर्य। अनुशासन शब्द शास धातु से बना है, जिसका तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रित करना होता है। विश्व के सारे कार्यकलाप, चाहे वह जड़ से संबंध हो अथवा चेतन से, एक निश्चित समय से आबद्ध होते हैं। पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा नियमानुसार नित्य एक निश्चित गति से चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित अवधि पर ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इनका नियंत्रण करता दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ब्रह्मांड का कण कण अनुशासन में आबद्ध होता है। ब्रह्मांड का कण कण अनुशासन से बंधा हुआ है। मनुष्य सामाजिक और वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित होता है, तो ऋतुएं जो होती हैं काल से नियंत्रित हैं।
यदि ये नियंत्रण टूट जाए तो विश्व में बर्बरता व्याप्त हो जाए और संसार प्रलय के कगार पर लड़खड़ाता हुआ दिखाई देने लगे। अनुशासन अथवा नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। अनुशासन जीवन को गति प्रदान करता है, उसे सुरक्षित रखता है और जीवन के उद्देश्यों को सार्थक बनाता है। अनुशासन से मनुष्य में शक्ति और आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है एवं उसका मनोबल ऊंचा होता है। तीसरी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन का महत्व क्या है? मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से ही है। नियंत्रण तो भय और दबाव से भी किया जा सकता है, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। भय और दबाव समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः कुछ उच्छृंखलता की पूर्व स्थिति आ जाती है, जो अपने लिए, समाज के लिए और सारे विश्व के लिए अत्यंत ही घातक होती है। वहीं अनुशासन अपने सच्चे अर्थ में सार्थक होगा जो स्वेच्छा से ग्रहण किया गया हो। जीवन के कार्य क्षेत्र में हमारे लिए अनेक कल्याणकारी होगा नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हमारे कर्तव्य के अंदर आता है। उन नियमों का पालन बराबर कानून या डंडे के बल पर नहीं कराया जा सकता। व्यक्ति को स्वयं अपने को उन नियमों के अंतर्गत नियंत्रित करना होगा। यदि समाज के सभी नियम पूर्णतः नियंत्रित और अनुशासित हो जाएं, तो सर्वत्र सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाए तथा धरती पर स्वर्ग उतर आए। अनुशासन सभी सुखों की जड़ है। वह कठोरता का ऐसा पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद का मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है। चौथी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, विद्यालयों में अनुशासनहीनता। इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? छात्रों को अनुशासनहीन बनाने में आज का अनुशासनहीन सामाजिक वातावरण भी कम उत्तरदायी नहीं है। आज देश के 95% बच्चे ऐसे ही समाज में पल रहे हैं जहां चोरी, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार आदि कुरीतियों का कोढ़ जमा है। बच्चों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इसका प्रभाव पड़ता ही है। वह राजनीतिक गुटबंदी भी सेकता है, सिनेमा के अश्लील गाने गाता है, फैशन परस्ती में अपना सारा समय व्यतीत करता है, पढ़ाई लिखाई की ओर भला ऐसी स्थिति में ध्यान किस प्रकार जा सकता है। लास्ट हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको मैंने ऊपर नहीं किया था, आप लोग अब देख सकते हैं, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। चलिए, लास्ट हेडिंग है उपसंहार। अतः विद्यालयों में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निराकरण के लिए उपाय सोचना होगा। छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिए उसके सभी अभावों को दूर करना होगा। भावी जीवन के प्रति उसे आश्वस्त करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को समझना होगा। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करा दिया है। किसी भी तरह की यदि आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाएं। आपका स्कोर अच्छा आएगा। और ऐसे ही हिंदी विषय के, सामाजिक विज्ञान विषय के, गृह विज्ञान, चित्रकला विषय के कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो 2025 में 100% यानी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इन्हें यदि आप तैयार करके जाओगे तो 70 में 70 या 70 में 65 प्लस का स्कोर बिल्कुल आसानी से करके आओगे। जय हिंद।